स्क्रीन पे लेटेंट हीट आ रहा है? हेलो? यस सर। ओके चलो तो स्टार्ट Yes, करते हैं। sir. कुछ प्रॉब्लम, लैपटॉप आज कुछ प्रॉब्लम कर रहा है इसीलिए थोड़ा ये हो रहा है। मेरा साउंड और वीडियो आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर। मेरे Yes, पास में आ sir. रहा है। तो लेटेंट Yes, sir. हीट का मतलब हुआ कि यस सर। हिडन, ओके, हिडन हीट यानी कि जब हम लोग हीट को सप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि जो अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में उनको कम करने के लिए या उनको तोड़ने के लिए यूज हो रहा है, तो दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब इसमें दो टाइप्स हैं आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में जानते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड, द प्रोसेस बाय व्हिच ए सॉलिड सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग। तो जब हम लोग किसी सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ताकि वो लिक्विड में बदले, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद, जैसे आइस को हम लोग अगर निकाल दिए फ्रिज से, तो अगर माइनस में टेम्परेचर है उसका, तो जब वो जीरो पे पहुंच जाएगा तो जीरो के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट नहीं होगा। माइनस से जीरो तक यानी बढ़ा, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगा, जीरो पे ही रहेगा। तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि सारा आइस मेल्ट होकर के वाटर में न चेंज हो जाए। तो उस समय जो आपको हीट यूज हुआ उस आइस के सॉलिड से लिक्विड तक पहुंचने में, जीरो पे पहुंचने के बाद, तो उस हीट को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ, इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एग्जाम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिखते हैं, लेकिन लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रेशर के चेंज होने से भी आपका जो मेल्टिंग या फ्यूजन है उसका प्रोसेस का मैटर करता है। जैसे मान लो कि प्रेशर आपने बढ़ा दिया या घटा दिया, इस केस में घटाना पड़ेगा, तो अगर प्रेशर घटा दिया तो जो आपको हीट, अगर मान लो कि नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर मान लो कि 4000 किलो जूल यूज होना था, तो अगर प्रेशर जब घटा रहे हैं तो हो सकता है कि 2000 किलो जूल में हो जाए। तो ये जो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि लेटेंट फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.347 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, वो आपका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 atm प्रेशर होना जरूरी है। So the definition is the amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of a substance, solid substance, into its liquid state। ये सारा नोट भी करना है आपको अपने फेयर कॉपी में। into its liquid state at atmospheric pressure and its melting point, यानी मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद जो यूज होगा उसके बारे में बात हो रहा है, उसके पहले का हीट को नहीं। इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एक दो कंडीशन है, पहला कि जो सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट पर टेम्परेचर पहुंच जाए उसके बाद का हीट, दूसरा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए, और तीसरा कि टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तभी तक का हीट को काउंट करना है। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आता है, दैट इज 3.347 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। इसमें नोट में लिख भी दिए हैं हम कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डज नॉट कंटेन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हिच इज यूज्ड टू अटेन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में जो हीट यूज हुआ उसको इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो ये हो गया लेटेंट ऑफ फ्यूजन। दूसरा जो टाइप है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लिक्विड टू गैस, तो सेम चीज रहेगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस इनटू इट्स गैसेस स्टेट एट इट्स, अब यहाँ मेल्टिंग के बदले बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे वाटर को हम लोग बॉयल करना स्टार्ट किए तो कल भी बताए थे 30 से 100 तक पहुंचने के बीच में जो हीट यूज हुआ वो काउंट नहीं होगा। 100 तक पहुंचने के बाद जो हीट यूज कर रहे हैं उसको वेपर में चेंज करने के लिए, बिना बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाए हुए, मतलब बिना टेम्परेचर को बढ़ाए हुए, तो दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कंसिडर्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन जो है, लेटेंट वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, आपस में बात कोई कर रहा है उसको बंद करो।
तो लेटेंट वेपराइजेशन इज 22.59 इंटू, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, उनको एडमिट कर लेते हैं। तो लेटेंट वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 22.59 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में, और स्कूल का एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। इसको देख लेते हैं हम लोग, उस क्वेश्चन को, उन क्वेश्चंस को। लैपटॉप कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि लेटेंट व्हाई डज आइस कॉजेज मोर कूलिंग इफेक्ट देन चिल्ड वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और चिल्ड वाटर यानी एकदम ठंडा पानी जो फ्रिज से हम लोग निकालते हैं, अगर मान लो डीप फ्रीजर में रखे हैं या कहीं भी, तो उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब उन दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी जो आइस है वो ज्यादा ठंडा करता है, ज्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इन कंपेरिजन टू आपको ये चिल्ड वाटर। क्यों ऐसा होता है? तो इसमें आपको पहले समझ लो, जो आंसर लिखना होगा तो हम बता देंगे। समझने की बात यह है कि जैसे आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, तो वो तो पहले कुछ हीट गेन करेगा। सर आइस लेटेंट हीट की वजह से सर हीट को हमारे अगर हाथों में रहते तो सर हाथों में से हीट को सर वो ले लेता है। हाँ, हीट तो दोनों लेगा, चिल्ड वाटर भी लेगा, फिर आइस की ज्यादा ठंडा करता है। देखो हीट का तो प्रॉपर्टी है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आ रहा होगा, आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा तो है, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ देखते हैं। नो सर। अभी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके। तो जो मेरा क्वेश्चन ये है, वही एग्जाम का भी क्वेश्चन है कि चिल्ड वाटर भी हीट का प्रॉपर्टी है कि ऑलवेज, आपस में बात नहीं करो, लगा आज बहुत नॉइज आ रहा है यहाँ से, फिर हमको सबको म्यूट करना पड़ेगा। तो चिल्ड वाटर जो है, सॉरी हीट जो है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। हीट की ये प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर ट्रांसफर होगा। अब चिल्ड वाटर भी ठंडा है और आइस भी ठंडा है, यानी कि हमारे बॉडी से हीट दोनों में ही ट्रांसफर होगा, चाहे वो हम चिल्ड वाटर लें और चाहे आइस लें। फिर आइस ज्यादा कूलिंग इफेक्ट क्यों प्रोड्यूस करता है? आंसर दो, कोई अभी बोल रहा था जो। सुनाई दे रहा है ना? तो नेटवर्क सही नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। तुम लोग का आवाज आ रहा है? क्वेश्चन हम पूछे हैं कि क्यों आइस क्यों ज्यादा ठंडा करेगा? चलो हम आंसर बता देते हैं तुम लोग को। सुनाई दे रहा है ना? हेलो? हाँ, तो देखो आइस में क्या है कि आइस जो है वो सॉलिड सब्सटेंस है, तो उसको पहले हीट चाहिए सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। वो हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 3.347 इंटू 10⁵ पर किलोग्राम, यानी इतना हीट तो ज्यादा वो लेगा चिल्ड वाटर की तुलना में। यानी कि
जो बाकी का हमारा चिल्ड वाटर है उसकी तुलना में ये इतना हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर हमारे बॉडी से ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा तब कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, या कम हीट ट्रांसफर होगा तब कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा? नेटवर्क सही नहीं है, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा अच्छा से। बिल्कुल नहीं आ रहा है आवाज। सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है लेकिन फंस फंस के आ रहा है। नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या किया जाए। बस सर आवाज यहाँ से एकदम क्लियर है, यहाँ पे हम चेक करें तो पूरा साउंड आ रहा है, लेकिन इधर अब कैसा आवाज आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है जी? अच्छा यस सर आ रहा है। चलो ठीक सर है। आ रहा है। तो हम वही बता रहे थे, हटो ओके ओके। तो आइस जो है, जब आइस को हम लोग यूज करेंगे तो सपोज एक सिंपल एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ये मतलब एक्चुअल डाटा नहीं है, कि सपोज कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। अब आइस को अगर हम लोग अपने हाथ पे रखते हैं तो वो ज्यादा हीट लेगा, तो हो सकता है कि वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस कर दे। लेकिन जब चिल्ड वाटर डालेंगे तो वो तो कम हीट लेगा, क्योंकि उसमें लेटेंट ऑफ फ्यूजन नहीं है, तो हो सकता है कि वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 25 करे, 20 करे। तो ज्यादा कूलिंग किसमें हुआ? आइस में हुआ। तो इट इज ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि लेटेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है ये इतना है, तो इतना ज्यादा हीट वो हमेशा एब्जॉर्ब करेगा, और जब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो कूलिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टीम कॉजेज मोर सीवियर बर्न देन बॉइलिंग वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब स्टीम यानी कि भाप जो है वाटर का वेपर स्टेट या गैसेस स्टेट, उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो बॉइल्ड वाटर है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो स्टीम ज्यादा जलन क्यों होता है? जैसे बहुत सारे लोग घर में किसी का आग लग गया तो वो स्टीम से ही, आग के जो ये क्या बोलते हैं, हीट जो है, जो आपके एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो गर्म हो जाता है और स्टीम में बन जाता है, और उसी स्टीम से वो लोग का बर्निंग ज्यादा हो जाता है। यानी बहुत सारी चीज वो स्टीम पे बर्न किया जाता है, अंदर अंदर वो जल जाएगा, ऊपर से ठीक रहेगा। तो उसमें ज्यादा बर्निंग इफेक्ट क्यों आता है? तो उसका भी सेम आंसर है। अब चूंकि यहाँ पे स्टीम का और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम है, यानी कि उसकी तरफ से हीट हमारे बॉडी की ओर ट्रांसफर होगा। तो जो अब मान लो कि सपोज स्टीम है, तो स्टीम हमारे बॉडी में स्टीम से पहले लिक्विड में बदलेगा, उतना ज्यादा हीट वो ट्रांसफर ज्यादा करेगा। जैसे कि स्टीम के केस में ये 22.59 इंटू 10⁵ किलो जूल हीट हमारे बॉडी में ज्यादा ट्रांसफर करेगा। तो ज्यादा हीट आएगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसलिए वो बर्निंग इफेक्ट भी ज्यादा करेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एकदम अच्छे से याद करके रखिएगा, लिख करके भी और याद करके। सर एक बार रिपीट कर दिए, समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर से स्टीम वाला कि दोनों? सर क्लियर नहीं आ रहा है, आवाज कट कट कर आ रहा है। अरे तो इसको क्या करें, मतलब कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है? तुम लोग टेक्स्ट करो, अगर आवाज से खराब है ऐसे ही पढ़ोगे। स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन दिख रहा है, अभी वो बता देते हैं, हम फिर से स्टीम वाला बता देते हैं। कोई पूछा है कि समझ में नहीं आया रिपीट करने को, तो फिर से बता देते हैं कि स्टीम को जब हम लोग यूज करते हैं तो हाँ वो समझा रहे हैं, सुनो। स्टीम को और स्क्रीन पे देख भी लो, दिखेगा तो स्टीम जो हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि स्टीम के केस में जब बर्निंग हो रही है तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के चलते वो ज्यादा हीट ट्रांसफर आया। आगे की कनेक्शन ओके। तो फिर से कोई पूछा, उसको फिर से बता देते हैं कि स्टीम
लेटेंट वेपराइजेशन के चलते ज़्यादा हीट गेन करेगा, ट्रांसफर करेगा हमारी बॉडी में, तो इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होगा। ज़्यादा इंक्रीज होगा तो ज़्यादा बर्निंग इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि स्टीम में लेटेंट वेपराइजेशन होता है। लेकिन बॉइलिंग वाटर में ऐसा कोई बात नहीं, उसमें लेटेंट वेपराइजेशन नहीं होता है, इसलिए उसमें आपको ये जो है बर्निंग इफेक्ट कम होगा। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो लेटेंट वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जरूर जिक्र करना है इन क्वेश्चंस में। ये होमवर्क था जब हम लोग पीडीएफ भेजे थे, ये इसमें वही सब है जो हम पढ़ाए हैं, उसको लिखना है। नेक्स्ट लिखते हम लोग। अब नेक्स्ट सर ये सब लास्ट में लिख सकते हैं हाँ होमवर्क? हाँ, एक बार हम फिर से सारा होमवर्क भेजेंगे, ये पीडीएफ फाइल फिर से भेज देंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का लगभग लास्ट टॉपिक भी है, इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? सर हीट से जो लिक्विड का liquid into vapor form at any temperature. वेरी गुड। तो द प्रोसेस बाय व्हिच ए लिक्विड सर म्यूट कराने के लिए करिए सबको। हम यहीं से म्यूट कर देंगे। एक साथ सारे लोग नहीं बोलो, 1 by 1 बोलोगे। जिसको आंसर देना होगा ना वो या तो टेक्स्ट कर दो हमको, वहाँ चैट बॉक्स में मैसेज है, मैसेज कर दो, उसके बाद हम बोलेंगे कि हाँ फलाना बोलो, क्योंकि वो फिर दिक्कत होगा, तुम ही लोग को सुनाई नहीं देगा। तो इवेपोरेशन इज द फेनोमेनन मतलब प्रॉपर्टी in which a liquid is changes into its vapor state at any temperature below its boiling point. अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट इज वेपोराइजेशन या और बॉइलिंग, नॉट इवेपोरेशन। लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे अगर वाटर जो है वेपर में चेंज हो रहा है, जो कि होता ही रहता है हमेशा, तो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। आप पेट्रोल का एक कंटेनर ले लो और उसको अगर ओपन एयर में छोड़ दे ढक्कन खोल के, तो देखोगे कि 2-4 घंटे में वो सारा पेट्रोल जो है वो गायब हो गया, डब्बे में से गायब हो गया, डब्बे में पेट्रोल ही नहीं है, कम हो गया। तो वो पेट्रोल कहाँ गया? या स्पिरिट है, हमारा नेल पॉलिश रिमूवर है घर पे जो रखा रहता है, उसको अगर हम लोग छोड़ दें खुला तो वो जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो वो गायब इसलिए हुआ क्योंकि एक्चुअली उसका बॉइलिंग पॉइंट तो 75 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वो उसके नीचे टेम्परेचर पे भी हीट गेन करके और उसका कुछ पार्ट वेपर में चेंज हो रहा है, इसी के चलते उसका जो लेवल है वो कम हो रहा है, अमाउंट जो है वो कम हो रहा है। तो दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन बहुत फायदे का भी चीज है। आजकल का भी जो सीजन चल रहा है, गर्मी का दिन, अभी इस सीजन में बहुत फायदे का चीज है। जैसे रात में बहुत सारे लोग अभी छत पे सोते हैं, अभी तो बिजली की स्थिति हम लोग के शहर में अच्छी रह रही है, लोग अपना एसी कूलर सब चला के सो रहे हैं, पंखा। लेकिन आज से अगर हम लोग 10 साल पहले की बात करें तो उस समय बिजली की स्थिति अच्छी नहीं रहती थी, तो शाम में हम लोग अपना छत पे ही व्यवस्था करते थे सोने का रात में। तो उसके लिए हम लोग शाम से ही, मतलब जब अंधेरा हुआ 6-7 बज गया, उस समय से हम लोग बाल्टी भर भर के पानी ले जाएंगे छत पे, पूरा डालेंगे, उसको 2-3 बार डालेंगे। और वो डालने से क्या होता है, एक्चुअली में उस वाटर का हम लोग इवेपोरेशन कर रहे हैं, मतलब जब पानी को डाल रहे हैं तो वो छत के सरफेस से हीट लेकर के इवेपोरेट हो गए, वो वेपर में चेंज हो जा रहा है। तो जब वो छत के सरफेस से हीट गेन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो छत का सरफेस उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है और उसके बाद वो सोने के लायक हो जाता है, वो प्लीजेंट होता है। अभी भी जैसे हम लोग को पसीना हो गया और हम लोग वही कपड़े पहने अगर पंखे के नीचे बैठ जाएं तो थोड़ी देर बहुत अच्छा लगता है, मतलब प्लीजेंट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो फैन का जो स्पीड है, विंड जो है, वो आपके इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा दे रहा है। जो स्वेट है, पसीना जो है, उसके इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा देता है, तो वो जल्दी आपका स्वेट जो है वो वेपर बन के बॉडी से इवेपोरेट हो रहा है, और इवेपोरेट होने के कारण बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, और डाउन होने के कारण वो हमको प्लीजेंट लग रहा है। क्योंकि अगर मान लो कि अभी जैसे 35 डिग्री टेम्परेचर है और हमको 25 डिग्री में बैठाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा तो बॉडी वही मांगता है, 25 डिग्री ही मांगता है। तो इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये हम लोगों को याद रखना है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहले टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना कम टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन का रेट उतना ही कम होगा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा।
जैसे अभी गर्मी का दिन है, अगर हम लोग कपड़े सूखने को डालें तो 1 घंटे में कपड़े जो हैं, अगर वो पतले कपड़े हैं तो 1 घंटे आधे घंटे में ही सूख जाएंगे। लेकिन अगर यही जाड़े का दिन हो, जब टेम्परेचर कम रहता है, तो वही कपड़े सूखने में आपको पूरा दिन लग जाएगा। हो सकता है कि पूरे दिन में भी नहीं सूखे तो दूसरे दिन भी डालना पड़े। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग्स। दूसरा जो है वो सरफेस एरिया। अब आपका जीन्स जो है मोटा कपड़ा होता है, या तौलिया जो है जिससे हम लोग अपने देह को पोंछते हैं शरीर को, तो वो भी मोटा होता है। अब उसको अगर हम लोग को धूप में डालना हो सूखने के लिए तो पूरा फैलाना पड़ता है। नहीं फैलाएंगे तो क्या होगा कि जितना पार्ट धूप में है उतना सूखेगा, और नीचे का जो पार्ट है जो धूप में नहीं है या मुड़ा हुआ जो पार्ट है वो नहीं सूखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो वाटर है वो इवेपोरेट नहीं होगा, या होगा भी तो बहुत कम स्पीड पे होगा। इसलिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होगा उतना ही इवेपोरेशन का रेट फास्टर होगा। आप बहुत सारे स्टेट में, जैसे गुजरात में खास करके जाएंगे तो चाय जो लोग पीते हैं, तो हमारे यहाँ तो चाय किसी को ला के देना है तो प्लेट आएगा भी तो लोग कप से ही चाय पीते हैं, प्लेट को इंटैक्ट छोड़ देंगे अपना वैसे ही ट्रे में। लेकिन गुजरात में जब चाय की दुकान पर भी हम लोग जाएंगे तो वो प्लेट और कप दोनों देता है साथ में। लोग जो है वो कप से चाय को पहले प्लेट में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और उसके बाद वो प्लेट से ही पीते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो प्लेट में डालते हैं, चाय हो या दूध हो, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से वो जल्दी ठंडा होता है क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एक्सपोज, यानी कि ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा, और कम होगा तो ऑब्वियसली वो भी कम होगा। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ विंड। अब जैसे बारिश के दिनों में या ठंडे के दिनों में हम लोग देखते होंगे अपने घर पे कि कपड़े नहीं सूख रहे हैं, तो माँ हमारी क्या करती हैं, हमारी पत्नी क्या करती हैं कि वो लोग जिस रूम में सोना नहीं है उस रूम में कपड़ों को डाल देंगी रस्सी से बांध करके, और फैन चला देंगे। ठंडे के दिन में तो हम लोग जिस रूम में सो रहे हैं उसमें तो फैन नहीं चला सकते, तो जिस रूम में नहीं सोना है किसी को, उस रूम में कपड़े डाल दिए, पंखा चला दिए। अब वो पंखे की हवा से रात भर में कपड़े सूख जाते हैं। कैसे सूख जाते हैं? तो जितना विंड ऑफ स्पीड ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी कपड़ा सूखेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ विंड इज डायरेक्टली इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ विंड। तो जितना ज़्यादा विंड का स्पीड होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, और जितना कम स्पीड ऑफ विंड होगा इवेपोरेशन का रेट भी उतना ही कम होगा। लास्ट है ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में, चूंकि हम लोग हमेशा जानते हैं ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। तो अगर वाटर, अब वो जो इवेपोरेशन होता है तो जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा वाटर, वो कहाँ जाएगा? तो एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो अगर एटमॉस्फेयर पहले ही से ज़्यादा ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब किए हुए है तो वो और ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा। तो जब अगर वो ज़्यादा होल्ड नहीं करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। यानी कि ये पहला हम लोग को एग्जांपल मिल रहा है या फैक्टर मिल रहा है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो इवेपोरेशन का रेट कम, और ह्यूमिडिटी कम तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा। उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका इवेपोरेशन जल्दी होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका इवेपोरेशन देर से होगा। जैसे वाटर का इवेपोरेशन अगर हम लोग ध्यान दें तो अल्कोहल या पेट्रोल की तुलना में देर से होगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल या पेट्रोल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये 5 फैक्टर हैं, आपके बुक में 4 ही मिलेगा। ये 5 फैक्टर है जो कि आपके रेट ऑफ इवेपोरेशन को फैक्टर, ये मतलब इफेक्ट करता है कि स्पीड को बढ़ेगा कि घटेगा। अब नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। ये हमेशा क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में ऐसे आता भी है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या अंतर है। दोनों कभी कभी हम लोग सेम समझ लेते हैं। बॉइलिंग को वेपोराइजेशन कहा जाता है, याद रखोगे। बॉइलिंग इज ऑल्सो नोन एज वेपोराइजेशन नॉट इवेपोरेशन। तो वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में अंतर है कि बॉइलिंग जो है वो हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पे होगा, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस वाटर के केस में। लेकिन इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, उसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर होना जरूरी नहीं है। इवन वो
ये इवोल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं अभी थोड़ा देर। पहले ये डिफरेंस देख लेते हैं कि बॉइलिंग इट टेक्स प्लेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा अंतर है कि बॉइलिंग डज नॉट कॉज कूलिंग इफेक्ट बट इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट ऑलवेज। बॉइलिंग से कभी कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा, इवेपोरेशन से होगा। नेक्स्ट है, ये समझना जरूरी है, बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन एंड इवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन। अब बल्क का मतलब क्या होता है? बल्क का मतलब हिंदी में होता है झुंड। तो हम लोग जब वाटर को बॉयल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जैसे चूल्हे पे अगर हम लोग चढ़ा दिए पानी को किसी वेसल में लेकर, कंटेनर में लेकर के, तो ऐसा नहीं है कि नीचे का पानी बॉयल होने लगा और ऊपर का पानी जो है वो एकदम ठंडा रहेगा। शुरुआत में जब पानी में हीट लेना स्टार्ट करेगा तब होगा कि नीचे का थोड़ा गर्म ज्यादा है और ऊपर का ठंडा है, लेकिन जब एक बार वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उबलना स्टार्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने के बाद, तो वो पूरे पानी का टेम्परेचर सेम ही होगा। तो बॉइलिंग जब भी होगा पूरे लिक्विड का एक साथ होगा, लेकिन इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेनन। जितना जो सरफेस है लिक्विड का जितना एक्सपोज रहेगा उसी का होगा। अगर मान लो कटोरे में पानी रख रहे हैं तो ऊपर के सरफेस का इवेपोरेशन होगा, फिर वो हट जाएगा, फिर उसके नीचे का होगा, फिर उसके नीचे का, इस तरह से वो प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाएगा। और लास्ट आपका है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ विंड और ह्यूमिडिटी। बॉइलिंग को स्पीड ऑफ विंड से और ह्यूमिडिटी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि बारिश में वाटर बॉयल देर से होगा या हवा बहुत तेज चल रही है तो बॉइलिंग देर से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इवेपोरेशन इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अभी हम लोग कुछ कॉमन एग्जांपल देखते हैं। स्प्रिंकलिंग वाटर ऑफ द रूफ, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा की कि छत पे पानी डाल के हम लोग उसको ठंडा करते हैं ताकि इस पे बैठ सकें या सो सके। इस तरह से जब पेड़ों पे पानी डालते हैं तो वो पानी जो है वाइब्रेट होता है, और इसी तरह से ट्री जो है हमारे एनवायरनमेंट को कूल रखते हैं। वो कूल मतलब सिर्फ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने से नहीं होता है, वो जो है वाटर को इवेपोरेट करते हैं तो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग का और टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं, इसलिए वो टेम्परेचर आपको कूल लगता है। नेक्स्ट है पोरिंग ऑफ एसीटोन। ये आपका एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन भी है कि एसीटोन हो या स्पिरिट हो या नेल पॉलिश रिमूवर हो, इसको जब हम लोग अपनी हथेली पे रखते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? ये सारे जो आपको नेल पॉलिश रिमूवर हो, अल्कोहल हो, स्पिरिट हो या एसीटोन हो, ये सारे जो है वोलेटाइल मटेरियल है, यानी कि इनको हीट देंगे वो हीट कहीं से भी अब्सॉर्ब करेंगे वो वेपर में कन्वर्ट होंगे, और इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, 60 to 75 के बीच में होता है। तो ये हमारे पाम से, जिस हथेली पे जहाँ पे हम लोग डालेंगे वहां से हीट एब्सॉर्ब करेंगे और वो इवेपोरेट होंगे। तो इवेपोरेट होंगे तो हमारे उस हथेली का पार्ट का जहाँ पे हमने उसको अप्लाई किया है वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अभी देखेंगे हम लोग डॉक्टर जब इंजेक्शन देते हैं तो एक कॉटन में या स्प्रे से जहाँ पे इंजेक्शन देना है वहाँ पे पहले अल्कोहल का या स्प्रिट का स्प्रे करते हैं। तो इसलिए करते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए तो आपको दर्द जो है वो कम महसूस होगा, नम हो जाएगा एक्चुअली वहाँ का, जो मतलब जिसको हम लोग कॉमन बोलचाल बोलते हैं शून्य हो जाएगा। तो उतना भी शून्य नहीं होगा, लेकिन आपको जितना आप ध्यान दोगे कि ठंड के दिनों में दर्द जब चोट लगती है उस समय कम होता है, बाद में वो दर्द ज्यादा फील होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होने से जो हमारे जो सिग्नल्स जाते हैं नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक, वो देर से जाते हैं, उनका स्पीड स्लो होता है। नेक्स्ट है वियरिंग कॉटन क्लॉथ्स इन समर। गर्मियों के दिनों में कॉटन क्लॉथ्स पहनने की सलाह दी जाती है, प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट, पसीने को सोखेगा ज्यादा अच्छे से पॉलिस्टर और बाकी की तुलना में। तो जब वो पसीने को सोख लेगा तो उस पसीने का वाटर का इवेपोरेशन होगा और वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करेगा। अगर हम पॉलिस्टर पहन ले तो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इवेपोरेशन होगा नहीं, तो बॉडी के अंदर हमारा पसीना पसीना रहेगा लेकिन उसका इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग का टेम्परेचर भी हाई रहेगा बॉडी का और अनईजी भी फील करेंगे। नेक्स्ट है वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन आउटर साइड ऑफ अ ग्लास टम्बलर। तो इसका जो हम लोग कल दिखाए थे, दिखा नहीं था अच्छे से क्लियर, अभी आप इसको घर पे भी करके देखोगे कि जब ग्लास में, शीशे के ग्लास में या स्टील के ग्लास में भी है, जब एकदम ठंडा पानी डालेंगे चिल्ड वाटर तो उसके बाहर के सरफेस पे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपका वाटर वेपर है उसके चारों तरफ, ग्लास के चारों तरफ उसका इवेपोरेशन होता है लो टेम्परेचर होने के कारण, तो इसलिए वो ठंडा हो जाता है।
ये बॉइलिंग और ये का डिफरेंस पढ़ लिए हम लोग। ये कुछ क्वेश्चन से ये हम भेज देंगे। तो यही हम लोग का इस चैप्टर में यही तक था। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट वीक हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज हम आप लोग ये क्वेश्चन आंसर पूरा है, तो ये हम पूरा प्रेजेंटेशन भेज देंगे PDF के फॉर्म में।